अनुषा आ गई क्या? मयूरी आ गई है, ठीक है। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। अरे वो स्क्रीन पे पढ़ने के लिए सबको विजिबल हो, फिर वो मेरे बैक पे आएगा। अगर याद है तो मैं अरे जितेश बोल पाओगे ना? ज... हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, जितेश स्टार्ट करो। All शॉर्ट। the firms under the perfect competition are guided by the maximization of profit, which lead to settlement of output, which cannot argue to change. According to diagram A, TR is greater than TC, which shows the position of abnormal profit. बढ़िया। मैं खंडेलवाल क्लियर है? यस सर। मैं खंडेलवाल को बताना है शट डाउन पॉइंट, सिर्फ लैंग्वेज में एक लाइन में कंडीशन मांग रहा हूँ। शट डाउन पॉइंट, फैक्ट्री कब बंद होगी? सर जब व्हेन प्राइसेस नहीं, जब हाँ, वेरिएबल कॉस्ट इज लेस नहीं, मोर देन और इक्वल टू प्राइस। बढ़िया। बढ़िया, बिल्कुल ठीक बोला है। व्हेन प्राइस इज लेस देन इक्वल टू एसएवीसी। एस इज ए सिंबल ऑफ शॉर्ट पीरियड। जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर प्राइस है या उससे कम है, तो उस आदमी को अपनी तरफ से कुछ नहीं मिल रहा, इमीडिएटली शट डाउन। अदरवाइज व्हेन प्राइस इज ग्रेटर देन एसएवीसी, इवन इन द सिचुएशन ऑफ लॉस, फैक्ट्री कंटिन्यू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। एमसीक्यू में टिक कराने वाला है वो। ध्रुव, ये बात क्लियर है? हाँ भी। हाँ जी। ये चारों डायग्राम खत्म हो गए थे, समझा दिया कंडीशंस मैंने। ये टॉपिक क्या है? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। शॉर्ट रन में इतना कम समय है, सरकार की पॉलिसी चेंज हो जाए तो आपके फेवर में पोजीशन आ जाए, जबकि आप क्या हो, सिंग अरे परफेक्ट कंपटीशन बोले तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, सरकार ने आपके फेवर में पॉलिसी बना दी, यू एंटर इनटू द अबनॉर्मल प्रॉफिट। शॉर्ट पीरियड इसलिए बोल रहा हूँ, लॉन्ग पीरियड में ऐसा हो नहीं पाएगा। अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। तो आप अब नॉर्मल प्रॉफिट में आ गए, हो सकता है आप नॉर्मल प्रॉफिट कमाओ। पोजीशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट की कंडीशन, यश, ब्रेक इवन पॉइंट। Yeah, when TR is equal to TC, that in that और situation, बनी, ठीक है, और दूसरी कंडीशन और बोल दो, बस कंडीशन चाहिए। ए आर। where AR equal to AC. बढ़िया, ब्रेक इवन पॉइंट। लैंग्वेज आपको मालूम है, जो बच्चा बोलना चाह रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, बोले तो नो नॉर्मल प्रॉफिट नो नॉर्मल लॉस, फॉर्म ऑब्टेन ओनली द नॉर्मल प्रॉफिट। तो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट आपको याद है, और लॉस में फैक्ट्री कब चलेगी कब नहीं चलेगी वो आपको लैंग्वेज उसकी कंडीशन याद हो गई, डायग्राम समझा दिया। शॉर्ट पीरियड में चारों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हम करने जा रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन खत्म करने के लिए, बस एक टॉपिक बचा है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। देखो आपकी बुक में डायग्राम बने हुए थे, जो मैंने ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको चारों समझा दिए। ये लॉन्ग रन, ये शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट, ये अब नॉर्मल प्रॉफिट, और ये लॉस का एक ही डायग्राम उन्होंने आपकी बुक में बना रखा है। मैंने लॉस में दो बातें समझा दी, व्हेन फैक्ट्री कंटिन्यू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इवन इन द सिचुएशन ऑफ लॉस, और दूसरी बात बताइए व्हेन फैक्ट्री इमीडिएटली शट डाउन। उसके लिए मैंने अपनी तरफ से कौन सी लाइन खींची थी? मैं कौन सी लाइन खींची है लॉस में? एस सर ए एबीसी। एवीसी। अब एवीसी याद रखना है, जब एवीसी प्राइस लाइन से नीचे है, ये मैं यहाँ रेड कलर से खींच के दिखा रहा हूँ, प्राइस लाइन से नीचे रहेगी तो फैक्ट्री शट डाउन, और यही लाइन में यहाँ से हटाकर प्राइस लाइन से ऊपर, ए आर से ऊपर बना दूंगा तो फैक्ट्री शट डाउन। तो डायग्राम की पोजीशन भी क्लियर हो गई, कंडीशन भी याद हो गई है। कुंदन लेट कैसे हो गया भाई? सर वेटिंग में था, फिर फोन बंद हो गया। अच्छा। तो अब परफेक्ट कंपटीशन का अंतिम टॉपिक, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। भैया लेफ्ट साइड में देखें तो इंडस्ट्री की पोजीशन, ये इंडस्ट्री की पोजीशन सेम है। शॉर्ट पीरियड में मैंने चार बातें बनाई हैं, चारों के साथ आप इंडस्ट्री की पोजीशन लगा सकते हो। ये बात ये समझ में आ गई, इंडस्ट्री में तो कुछ नया बनाना ही नहीं है, डिमांड और सप्लाई, प्राइस का सेटलमेंट, और उससे ए आर एम आर आ रहा है। क्लियर है बच्चे? हाँ भैया। शॉर्ट पीरियड में भी ये लगाना चाहे लगा सकते थे। तो हमारे पास एक ही पेज था, उसमें मुझे पूरी पिक्चर लिखनी थी, तो मैंने इंडस्ट्री वाली बात उसमें से गायब कर दी, क्योंकि उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा। इंडस्ट्री में डिमांड और सप्लाई का कर्व जहां पर काट रहा है, उससे फर्म का ए आर एम आर डिटरमाइन हो रहा है। बस इतनी सी बात, ये क्लियर हो रहा है बच्चों, इंडस्ट्री वाली बात? हाँ भैया। हाँ। तो यहाँ यहाँ लॉन्ग पीरियड में भी इंडस्ट्री वाली बात कांस्टेंट है, नॉर्मल डिमांड कर्व नॉर्मल सप्लाई कर्व बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। और इंडस्ट्री में वो मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई एक दूसरे को जहां काट रहे हैं वहां प्राइस डिटरमाइन हो रहा है, और ये प्राइस किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? फर्म का ए आर और एम आर डिटरमाइन हो रहा है इससे। बिल्कुल उसी प्राइस को एज इट इज कैरी कर लिया। ऑल द फर्म्स अवेलेबल अंडर द परफेक्ट कंपटीशन बाउंड टू एक्सेप्ट द प्राइस सेटल बाय द इंडस्ट्री। आर्यन बात समझ में आ रही है? ए आर एम आर। हाँ भैया।
अब मुझे यहाँ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम समझाना है। पहले समझ लो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में भैया शॉर्ट पीरियड में तीन पॉसिबिलिटी है, घाटा हो रहा है, अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, या नॉर्मल प्रॉफिट। कभी भी लॉन्ग पीरियड में परफेक्ट कंपटीशन में ना अब नॉर्मल प्रॉफिट होगा ना अब नॉर्मल लॉस। थ्योरी में याद कर लो, जिसको वो एमसीक्यू में कैरी करेगा। ड्यू टू द फीचर ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट, एक ही फीचर है फ्री एंट्री एंड एग्जिट, जिसकी वजह से लॉन्ग पीरियड में हमेशा फर्म को सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा। समझाया था पहले भी, दोबारा डिस्कशन कर रहा हूं। बाजार में अचानक शॉर्ट पीरियड में अब नॉर्मल प्रॉफिट हो जाए, सरकार की पॉलिसीज ऐसी आ जाए कि कंपनी के फेवर में हो, फर्म के फेवर में हो, और इन शॉर्ट पीरियड ऑल द फर्म्स अंडर द परफेक्ट कंपटीशन एंटर इनटू द अब नॉर्मल प्रॉफिट। इन दैट सिचुएशन ड्यू टू द परफेक्ट नॉलेज एंड परफेक्ट मोबिलिटी, सबको मालूम है कंज्यूमर और बायर सेलर को कि भैया 2 रुपए की चीज बन रही है 4 रुपए में बिक रही है, अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। ज्यादा कमाने के चक्कर में न्यू फर्म एंटर इनटू द इंडस्ट्री। मयूरी बात समझ में आ रही है? न्यू फर्म एंटर इनटू द इंडस्ट्री। जब बाजार में नई फर्म आएंगी, नई फर्म के आने से क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता है। कंपटीशन के बढ़ने से सर्वाइवल के लिए नई फर्म सस्ता करके बेचेंगी, स्कीम आएगी, प्राइस घटेगी। प्राइस घटने से क्या होगा, अब नॉर्मल प्रॉफिट कम होने लगेगा। तब तक नई फर्म आएंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, प्राइस घटना चालू हो जाएगा, जब तक कि अब नॉर्मल प्रॉफिट खत्म ना हो जाए। सुरेंद्र को बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। अब इसी का रिवर्स ले लेते हैं। इफ देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ अबनॉर्मल लॉस इन शॉर्ट पीरियड, अरे शॉर्ट पीरियड में दिल्ली सरकार कह दे कि दिल्ली में जितनी भी पॉल्यूशन फैलाने वाली कंपनी है, फैक्ट्रियां है, सबको बंद करो। अरे दिल्ली में बंद कर दी है सारी पॉल्यूटेड फैक्ट्रियां, क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो उन फैक्ट्रियों को उस शॉर्ट टाइम के अंदर तो नुकसान हुआ ना, उन्हें तो भागना पड़ा यहाँ से। तो अगर सरकार की ऐसी पॉलिसी आ जाए कि वो फैक्ट्रियों के लिए इनफेवरेबल हो और वो अब नॉर्मल लॉस में आ जाए, तो ऐसी कंडीशन है, शॉर्ट पीरियड में ऐसा हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में फीचर चल रहा है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। तो जो एग्जिस्टिंग फर्म है, अरे कोई घाटा बर्दाश्त कर सकता है 1 महीने, हर किसी का पोटेंशियल अलग अलग है घाटे को बर्दाश्त करने का। कोई 1 महीने तक घाटा देख सकता है, कोई 1 दिन का घाटा बर्दाश्त कर सकता है, कोई 1 हफ्ते का घाटा बर्दाश्त कर सकता है। तो सबसे पहले कौन सी फैक्ट्री बंद होगी? जो 1 दिन का घाटा बर्दाश्त करेगा। 1 दिन खत्म होते ही फैक्ट्री क्लोज। तो फैक्ट्रियां एग्जिट करने लग जाएंगी, लेकिन सारी फैक्ट्रियां एक साथ नहीं जाती। जिनका पोटेंशियल सबसे कम होता है, सबसे पहले वो फैक्ट्रियां बंद होगी। तो धीरे धीरे ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ अबनॉर्मल लॉस एग्जिस्टिंग फर्म एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री। यह बात समझ में आ रही है? एग्जिस्टिंग फर्म एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री ड्यू टू अबनॉर्मल लॉस। क्लियर है बच्चे? हाँ भैया। जब फर्म फैक्ट्री बंद करके जा रही है, तो क्या हो रहा है, कंपटीशन कम होगा कि ज्यादा होगा? यश, कंपटीशन कम हो जाएगा। कम होगा। कंपटीशन के कम होने से प्राइस बढ़ेगा, प्राइस के बढ़ने से लॉस कम होने लगेगा, और ऐसा लगातार तब तक होता जाएगा। फर्म जाना शुरू कर देंगी और लॉस कम होने लगेगा, जब तक कि अब नॉर्मल लॉस खत्म ना हो जाए। कुल मिला के इन लॉन्ग पीरियड all the firms under the perfect competition always obtain only and only the normal profit, very important in your exam। तो लॉन्ग पीरियड में परफेक्ट कंपटीशन में कौन सा प्रॉफिट मिलेगा? सारे बच्चे बताओ यूनानिमसली। नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट। तो बच्चों, जो डायग्राम आपने नॉर्मल प्रॉफिट का पहले बना रखा है ना, डिट्टो वही बनाना है, वही बनाना है। बस एक बार सामने बनाना चाह रहा था, सिर्फ फर्म की पोजीशन, इंडस्ट्री की पोजीशन आपको मालूम है, इंडस्ट्री की पोजीशन आपको मालूम है, सिर्फ फर्म की पोजीशन। ये ARMR अपनी मर्जी से नहीं बना रहे, इंडस्ट्री ने जो प्राइस सेटल करा है उसी प्राइस को मैंने एज इट इज ले लिया। ARMR अंडर द परफेक्ट कंपटीशन AR इज इक्वल टू MR विच इज नोन एज प्राइस लाइन और डिमांड कर्व। और डिमांड कर्व के बारे में याद करा है, अंडर द परफेक्ट कंपटीशन इट इज ऑलवेज, जल्दी बोलो, परफेक्टली इलास्टिक पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब बस लॉन्ग पीरियड की बात है, तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट लॉन्ग पीरियड वाले बनाने हैं। आपने सबने याद कर लिया, कॉस्ट कंसेप्ट यूनिवर्सल होते हैं, बाजार के बदलने पर बदलते नहीं है। तो लॉन्ग पीरियड का एवरेज कॉस्ट आप याद कर चुके हो, कैसा होता है? अरे यू शेप। मेरा क्वेश्चन है, LAC यू शेप होता है बेस्ड ऑन द 3 phases ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। पूरी क्लास लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्वेश्चन याद कर लो, LAC यू शेप। उसमें हमने बताया था इन द इनिशियल से स्टार्ट्स डाउन, अरे स्टार्ट्स फॉलिंग ड्यू टू फेज 1, बोले तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल या इकोनॉमीज। मिनिमम होता है, क्यों? सेकंड फेज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल या इकोनॉमी स्टॉप, दिस इकोनॉमी इज नॉट येट क्रिएटेड। और तीसरी बात याद करी थी, ये बढ़ रहा होता है ड्यू टू, बोलो जी, डिस इकोनॉमीज या डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। और इसके अलावा आपने याद करा LAC, पुरानी बात रिवाइज कर लो, प्लानिंग कर बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग कर बोलते हैं, और जल्दी बोलो एक नाम और रह गया, एनवेलप कर बोलते हैं।
क्योंकि एलएसी क्या है, सारे एसएसी Aggregation of का KC. टेंजेंशियल पॉइंट का कॉम्बिनेशन है डिसीजन मेकिंग पॉइंट का। तो भैया एलएसी में छोटे छोटे कटोरे बना देना अपने हिसाब से, एग्रीगेशन ऑफ एसएसी आपको याद है। एलएमसी, एलएमसी बनानी है भैया, एलएमसी बनाने का तरीका है, यू शेप होता है, राइजिंग ऑर्डर में एलएसी के मिनिमम पॉइंट पर काटते हुए निकलता है, सबको मालूम है। ये मैंने एलएमसी बना दिया। बस यहाँ जानबूझ के नॉर्मल प्रॉफिट वाली बात रखनी है, यानी आप जो एलएसी है वो सिर्फ टेंजेंशियल बनाओगे, खबरदार इंटरसेक्टिंग कर नहीं सकते, ओवर एंड अबव बना नहीं सकते। अगर प्राइस लाइन से ऊपर बना दिया अब नॉर्मल लॉस हो ही नहीं सकता इन लॉन्ग पीरियड। इंटरसेक्टिंग करोगे पोजीशन ऑफ अब नॉर्मल प्रॉफिट हो ही नहीं सकता इन लॉन्ग पीरियड। और वो रीजन पूछ ले क्यों नहीं हो सकता, ड्यू टू द फीचर ऑफ, फीचर बताओ किसकी वजह से नहीं हो सकता, फ्री एंट्री Freedom एंड of And exit. फ्री एंट्री एंड एग्जिट। तो रीजन भी याद हो गया, ये मैंने एलएमसी बना दिया, एलएमसी बना दिया। और ये नॉर्मल प्रॉफिट वाली बात बनाई है, बस नॉर्मल प्रॉफिट वाला डायग्राम जो शॉर्ट पीरियड में बनाया था उसमें चेंज क्या करा है, एस एसी को मैंने एलएसी लिखा है, एमसी को एलएमसी लिखा है। मयूरी डायग्राम क्लियर है? यस सर। और यहाँ आपको मालूम है जहाँ एमसीएमआर को काटता है आउटपुट का सेटलमेंट, एमसीएमआर को काट रहा है, एमसीएमआर को राइजिंग ऑर्डर में काट रहा है, सेटलमेंट ऑफ आउटपुट बिकॉज ऑफ गाइडेड बाय द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इस आउटपुट पर एआर को देखो प्राइस का पता चल रहा है, एसी को देखो कॉस्ट का पता चल रहा है, विच फर्दर लीड्स टू टीआर एंड टीसी। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम टीआर इज इक्वल टू टीसी, सो फर्म ऑब्टेन ओनली द Normal profit. normal free. सबको थ्योरी मालूम है, डायग्राम आपको समझा दिया है। कंटिन्यू करूं अगला टॉपिक मोनोपोली। हाँ भैया। तो मोनोपोली बोले तो सिंगल सेलर। अब जितने भी टॉपिक बचे हैं वो किसका पार्ट है, इम्परफेक्ट कंपटीशन का। किसका पार्ट है बच्चों? Imperfect competition. Imperfect competition. जिसके हमने बहुत सारे पार्टीशन याद करे, सिंगल सेलर, मोनोपोली, दो सेलर, डिओपोली, फ्यू सेलर बट लार्ज इन साइज। जल्दी बोलो क्या? Oligopoly. Oligopoly. और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बट काउंटेबल नोन एज। Monopolistic competition. Monopolistic. तो भैया कोई डेफिनेशन तो पेपर में आती नहीं है टिक करने के लिए, यहाँ डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, बट सीधा फीचर्स पर आ जाओ। फीचर्स याद करो, जिसको वो ऑड मैन आउट कराएगा, 3 फीचर्स मोनोपोली के और 1 फीचर गलत लिख देगा और कहेगा कौन सा गलत है, और जो गलत लिखेगा वो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक किसी और के फीचर लिखेगा। तो फीचर्स याद करें, फीचर्स को लेकर एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट एरिया। तो फीचर ऑफ द मोनोपोली याद कर लिया आपने, सिंगल सेलर। बच्चों हमने याद करा था परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री अलग होती है, फर्म अलग होती है। मोनोपोली में एक ही फर्म है, उसी से इंडस्ट्री बन रही है, तो नो डिफरेंस बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री। मयूरी क्लियर है? यस सर। फर्म और इंडस्ट्री एक ही बात है, एक ही सिंगल सेलर है, वही फर्म वही इंडस्ट्री। वेरी डिफिकल्ट एंट्री बोले तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ न्यू फर्म्स, बाजार में कोई दूसरा आदमी एंटर नहीं कर सकता। उसका कारण बहुत सारे हैं, उसके कारण बहुत सारे हैं, मैंने सामने मेंशन करने की कोशिश करी है। या तो पेटेंट्स, कॉपी, अरे इसके लिए रिस्ट्रिक्शंस, दूसरा बाजार में एंटर नहीं कर सकता, उसके लिए हम टाइप ऑफ मोनोपोली की चर्चा कर रहे हैं। पेपर वाला टिक कराएगा, टाइप ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली क्रिएट कैसे होती है। तरीका नंबर 1, अरे मालूम है आपको पेटेंट्स, अरे आपकी बुक में पेटेंट लिखा है लेकिन एक्चुअल नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सुरेंद्र मैंने क्या बोला है, नाम बोले? Intellectual property. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एग्जांपल है पेटेंट्स, एग्जांपल है कॉपीराइट। अरे सुना है पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। हाँ भैया। तो आप पेटेंट्स को रजिस्टर करा लो, अपने नाम को, अपने मोनोग्राम को, अपने राइटिंग मैटर को रजिस्टर करा लो कि हमारे अलावा कोई और नहीं बेच सकता। और फिर वो बढ़िया प्रोडक्ट हो तो जितने मर्जी दाम बढ़ाकर एक बार गुडविल डेवलप हो जाए, अब उसको बेच सकते हो और मुनाफा कमा सकते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये सब टेक्निकली पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स क्या कहलाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इससे क्या क्रिएट हो जाती है, मोनोपोली, क्योंकि वो डाटा कोई और तो कैरी नहीं कर सकता। मयूरी बात समझ में आई? यस सर। ये देखो ऊपर चल रहा है लीगल मोनोपोली। लीगल मोनोपोली का एग्जांपल मयूरी बता सकते हो? बाय लॉ सरकार मोनोपोली पावर क्रिएट कर देती है। एग्जांपल, लीगल मोनोपोली का एग्जांपल मांग रहा हूं आपसे, पूरी क्लास कोई भी। भैया आर्म्स एंड रेगुलेशन। आर्म्स एंड एम्यूनेशन, और अरे तुम्हारे देश की करेंसी, सरकार ने हिंदुस्तान में सिर्फ एक बैंक को पावर दी है, थ्रू द बैंकिंग
अरे कौन सा एक्ट था, जल्दी बता। अरे ये तो तुम्हारे बीसीके। RBI. बैंकिंग रेगुलेशन है। हाँ, अरे बीसीके का इंपॉर्टेंट एरिया है, आरबीआई की पूरी डिटेल विद फंक्शंस, ये तो बीसीके का इंपॉर्टेंट एरिया है। आरबीआई को सेंट्रल बैंक कब बनाया? 1949 में। बचपन में याद कर रहा था, थ्रू द बैंकिंग, जल्दी बोलो, रेगुलेशन रेगुलेशन एक्ट Act. 1949, 1949। जिसके चलते हमने आरबीआई को बहुत सारी मोनोपोली पावर दे दी, जिसमें से पहली पावर है मोनोपोली पावर टू इशू द करेंसी। सिर्फ हिंदुस्तान में पार्लियामेंट कह रही है आरबीआई करेंसी को छाप सकता है। तो ये क्या है, हमने लीगल मोनोपोली बोलते हैं, बाय लॉ पावर दे दी, एक ही आदमी बैंक छाप सकता है, नाम आरबीआई। और ये पार्लियामेंट ने पावर कब दी? 1949 ऑनवर्ड्स। लीगल मोनोपोली का एग्जांपल। मयूरी क्लियर है? Yes, sir. कौन सा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, नाम बताना दोबारा। 1949. पूरा नाम याद करो, ये बीसीके का इंपॉर्टेंट एरिया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हिंदुस्तान में कब बना था? जल्दी बताओ, मैंने बचपन में बताया था आपको। 1935. बढ़िया, 1935। 1935। वापस आ जाओ जी। रॉ मटेरियल मोनोपोली की बात हो रही है। अरे रॉ मटेरियल मोनोपोली एग्जांपल को बताएगा, डिबेयर्स कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका। किसी को याद हो तो बचपन में डिस्कशन करा था। यश, ये याद। तो डिबेयर्स कंपनी, नहीं पता डिबेयर्स कंपनी कौन है? मयूरी, डिबेयर्स कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका पूरी दुनिया में डायमंड एक्सट्रैक्ट करने वाली सबसे बड़ी कंपनी साउथ अफ्रीका में, नाम है डिबियर्स कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका। इसके पास पूरी दुनिया का मोर देन 80% डायमंड्स का एक्सट्रैक्शन एक सिंगल कंपनी के पास है। कंपनी का नाम जल्दी बोलो, अभी मैंने बताया, De Beers. डिबियर्स कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका। तो भैया ऑलमोस्ट 80-90% डायमंड एक्सट्रैक्ट हो रहा है। कहां से? किम्बरले माइन से। कहां पर? साउथ अफ्रीका में। कंपनी का नाम डिबियर्स कंपनी। तो भैया करीब करीब मोनोपोली हो गई ना, 80% 90%। तो रॉ मटेरियल की मोनोपोली है, वो जो दाम रखेगा। अरे तुम्हें मालूम है डायमंड की प्योरिटी भी कैरेट में नापी जाती है? अरे जल्दी जल्दी बोलना है। अरे कहाँ हो, आवाज ही नहीं आ रही किसी की। आर्यन, नहीं पता भैया। अरे आपको बता रहा हूं मैं, पूछ नहीं रहा। डायमंड की प्योरिटी भी चेक करी जाती है, जितनी ज्यादा प्योरिटी क्रिस्टल की उतना ज्यादा वो महंगा होता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, हाँ sir. भैया। हाँ भैया। तो बच्चों पूरी दुनिया में डायमंड का रेट कहां से सेट हो रहा है? डिबियर्स कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका। मैंने माइन का नाम भी बता दिया। अरे क्या नाम हाँ, Kimberley. किम्बरले माइन। तो भैया तो रॉ मटेरियल मोनोपोली हो गई कि रॉ मटेरियल सिर्फ वहीं से ही आएगा। वो दाम बढ़ा दे, पूरी इंटरनेशनल मार्केट में डायमंड के रेट बढ़ जाते हैं। वो घटा दे, इंटरनेशनल मार्केट में दाम घट जाते हैं। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए थे। सरकार लाइसेंस के द्वारा मोनोपोली बना देती है। दिल्ली में बिजली बेचने वाला डिपार्टमेंट, सरकार ने लाइसेंस दे दिया, बस तुम्हारे अलावा कोई और है ही नहीं। तो क्या हो गया? ये भी मोनोपोली हो गई। अरे तुम्हारे करोल बाग में कौन बिजली बेच रहा है बच्चों, नाम बताओ। SEC. बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अरे ये कंपनी का पेरेंटल ये तो सिस्टर कंसर्न है, सब्सिडरी कंपनी है। पेरेंटल कंपनी का नाम बताओ। ऑप्शन देता हूं दो, एमसीक्यू। रिलायंस, टाटा, जल्दी बताना है। रिलायंस। सही जवाब। तो रिलायंस पेरेंटल कंपनी है, उन्होंने एक सिस्टर कंसर्न बनाई बीएसईएस, जो आधी दिल्ली को बिजली की सप्लाई देते हैं थ्रू द लाइसेंसिंग मोनोपोली पावर। मयूरी याद हो गया? Yes, sir. बीएसईएस की फुल फॉर्म बताओ मयूरी। Bombay. अरे घर में बिजली के बिल आते हैं, देखते ही नहीं हो तुम लोग। बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, रिपीट। Bombay Suburban Electricity Supply. इट इज ए सिस्टर कंसर्न और सब्सिडरी कंपनी ऑफ Reliance. रिलायंस ग्रुप। Reliance. बढ़िया, रिलायंस ग्रुप आप याद कर चुके हो। रिलायंस ग्रुप एस्टैब्लिशमेंट ईयर बताओ जरा जल्दी से, सिर्फ मयूरी। 1966. 1966। चेयरमैन कौन है? Chairman Mukesh Ambani. रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया। आगे चलेंगे जी वापस। और बाकी जो आधी दिल्ली है ना, उसको कौन चलाता है? टीपीडीडीएल। और ये किसकी कंपनी है? टाटा की। वापस आते हैं जी। तो फीचर्स याद कर रहे थे मोनोपोली के। फीचर्स याद कर रहे थे, सिंगल सेलर,
नो डिफरेंस बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री, वेरी डिफिकल्ट एंट्री, बाजार में नई फर्म आ नहीं सकती। कारण नंबर एक, इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, वो पैसा नहीं है उसके पास, या लीगल मोनोपोली चल रही है, आर्टिफिशियल बैरियर्स लगे हुए हैं। एग्जाम्पल अभी पेटेंट्स, कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का डिस्कशन करा। नो क्लोज सब्सिट्यूट, अरे नो क्लोज सब्सिट्यूट्स, एग्जाम्पल बता सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ले हम, इलेक्ट्रिसिटी के दुनिया भर के सब्सिट्यूट है, लेकिन क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है। चंदा मामा, सूरज चाचा, इन्वर्टर्स, अरे बात समझ में आ, जनरेटर्स, दे आर द सब्सिट्यूट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबने अपने घरों में इन्वर्टर, जनरेटर, नहीं तो कम से कम कैंडल, अरे कैंडल लाइट इज आल्सो सब्सिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। बाउंड टू परचेज, घर में जनरेटर, इन्वर्टर लगाने के बावजूद बाउंड टू परचेज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम BSES बिकॉज ऑफ नो क्लोज सब्सिट्यूट। भाषा समझ में आ रही है? भैया मयूरी से पूछ रहा था, नो क्लोज इलेक्ट्रिसिटी का कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है। सब्सिट्यूट्स अवेलेबल है, कैंडल लाइट, चंदा मामा, गांव में चंदा मामा रात को, दिन में सूरज चाचा काम चला देते हैं, लेकिन उसके बावजूद बाउंड टू परचेज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द बिजली डिपार्टमेंट। मैंने याद कराया था, बिजली बनाने वाली हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी सुरेंद्र। अरे जल्दी जल्दी बोलो बच्चों, अब डाटा आप BCK का गड़बड़ थोड़ी ना कर सकते हो, याद कराया मैंने BCK। NTPC, अरे फुल फॉर्म नेशनल चाहिए थर्मल मुझे। नेशनल नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन, एस्टैब्लिशमेंट ईयर जल्दी बोलो। 1975, 1975, हेडक्वार्टर बोलो। New Delhi, न्यू दिल्ली। और इसका चेयरमैन और CEO सिंह गुरदीप थे, सिंह। गुरदीप सिंह। और जब ये बात बताई थी पावर हाउस की, बिजली बनाने वाली कंपनी, और पानी कोयले से बिजली बन रही है, थर्मल पावर प्लांट, तो मैंने कहा था ये बिजली वहां से स्टेट में पहुंचाने का काम कौन करता है? भारत सरकार की कंपनी, नाम Power बताओ। Grid, पावर Power Grid, ग्रिड कॉर्पोरेशन। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 89, 1989। हेडक्वार्टर बोलो हरियाणा में, गुरुग्राम। 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 और इसके CMD मैनेजिंग डायरेक्टर RN Narayan, आरएन Nayak, RN नाइक। और जब बात चल रही है तो कोयले की भी बात भी कर लेते हैं। CIL की फुल कोल इंडिया लिमिटेड। Coal India Limited, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, 1975, 1975। हेडक्वार्टर, Kolkata, कोलकाता। चेयरमैन प्रमोद प्रमोद अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल। तो भैया अरे काम दे दूं थोड़ा सा सबके लिए, हाँ। कुंदन। अच्छा ये बताओ, नवंबर अटेम्प्ट, अभी वाला अटेम्प्ट किसका है? ठीक है जी। तो इन बच्चों ने गड़बड़ करी तो डांट पड़ेगी, बाकी गलती करेगा तो उनके पास समय अवेलेबल है। तो मेरा काम दे रहा हूँ याद करने का, याद करने का, इसमें कुछ समझाने लायक कुछ नहीं है। जैसे कंपनी की प्रोफाइल मैंने आपको याद कराई, यश याद आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ आपको? हाँ भैया। ये चैप्टर 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन BCK बहुत इंपॉर्टेंट। आपकी BCK का सबसे बड़ा चैप्टर यही है, बाकी सब तो खेल है। यश बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। तो जितनी भी कंपनियां वहां पर लिखी हुई हैं, हर कंपनी का नाम, मोनोग्राम, मोनोग्राम निशान बना होता है, समझ में आता है मैंने क्या कहा? जैसे LNT, LT और सर्कल। यश हाँ भैया। तो आपको मोनोग्राम, कंपनी का नाम, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, हेडक्वार्टर, CEO, CFO, और वो कंपनी किस एरिया में डील कर रही है। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड क्या कर रही है? कोल का एक्सट्रैक्शन कर रही है। पावर हाउस, पावर ग्रिड मैंने बताया क्या कर रही है? ये लाइन सप्लाई कर रही है स्टेट में, कहाँ से? पावर हाउस से। NTPC क्या कर रहा है? बिजली बना रहा है। किससे बना रहा है? कोयले से। ये बात समझ में आ रही है बच्चे? हाँ भैया। तो आपने कंपनी का फुल फॉर्म, कंपनी का काम क्या है, हेडक्वार्टर, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, चेयरमैन, ये याद करना है। इसमें कुछ टेक्निकल समझाने लायक नहीं है। पूरी क्लास को बोल रहा हूं मैं, काम सबको दे रहा हूं, लेकिन जिनका पेपर है उनके पास चॉइस नहीं है गलती करने की। प्रीति बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा? यस सर। इनमें से मैंने काफी याद कराने का काम करा है पिछली कुछ क्लासेस में, थोड़ा थोड़ा, दो दो चार चार, कि जब चैप्टर जब चलेगा तब तक आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। जैसे मैंने बात कराई थी हिंदुस्तान का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, जल्दी बताओ।
HDFC Bank. HDFC Bank. HDFC बैंक की फुल फॉर्म बताओ। Housing Development डेवलपमेंट Finance. फाइनेंस. तो बस जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो याद करा रहा हूँ। वो पूछ ले प्राइवेट सेक्टर बैंक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, तो HDFC याद करा दिया। वो फुल फॉर्म पूछ ले हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो हेडक्वार्टर बोले, जल्दी बोलो। मुंबई. वो पूछे एस्टेब्लिशमेंट ईयर, 1994. वो पूछे इसका चेयरमैन बताओ, Deepak Parekh. दीपक एस पारिक। और वो पूछे इसका CEO बताओ, ए Aditya Puri. आदित्यपुरी। यस। सेकंड लार्जेस्ट बैंक आपको मैंने याद कराया, ICICI. ICICI. ICICI Bank. ICICI की फुल फॉर्म मांग ले। ये क्वेश्चन है सब अलग अलग। Industrial Credit Investment Credit. Corporation of India. इंडिया। एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1994, हेडक्वार्टर मुंबई। जल्दी बताओ इसका हेड। Sandeep Bakshi. Sandeep Bakshi. संदीप बख्शी। बढ़िया। बात कर रहे हैं तो तीसरा बैंक भी खत्म कर लेते हैं। एक्सिस बैंक की बात बता दी, थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1993, हेडक्वार्टर मुंबई। जल्दी बताओ इसका। Amitabh Chaudhary. यस, अमिताभ चौधरी। तो इस तरह से मैंने आपको काम दिया है, कल की क्लास में सुनूंगा। उसमें क्या है कि आप याद करोगे, बोलने में भूल जाओगे, फिर दोबारा पूछूंगा, 2-4 सही बोलोगे, 2-4 में कंफ्यूजन होगी, तो 2-4 दिन में चीजें ठीक हो जाएंगी। क्लियर है कुंदन? यस सर. याद सबको करना है, सबके पास Yes, बुक, sir. अरे स्टडी मटेरियल तो सबके पास है ना CA इंस्टीट्यूट का। हाँ जी सर. तो उसी में चैप्टर 3 की बात कर रहा हूँ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी कंपनियां लिखी हैं नेशनल और इंटरनेशनल, सबकी बात कर रहा हूँ। हेडक्वार्टर, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, CEO। अरे सुरेंद्र, बात समझ में आ रही है? हाँ भैया. तो वो सारा याद करने का काम, बोलने का काम। कुछ कंफ्यूजन हो तो एक दिन कंफ्यूजन रहेगी, दूसरे दिन ठीक हो जाएगा। रोज 5-5, 7-7 मिनट अगले 2-4 दिन यही खेल खेलेंगे। मयूरी, आर्यन, क्लियर है बच्चे? Yes, sir. हाँ भैया. तो यहाँ पर बात कर रहे थे नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट एग्जांपल बताया, इलेक्ट्रिसिटी। जब किसी भी वस्तु का क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं, अरे डिमांड का चैप्टर यहाँ लेके आ रहा हूँ मैं, पेपर वाला ऐसी करेगा, चैप्टरों को मर्ज कराएगा, क्वेश्चन बनाएगा और टिक कराएगा। व्हेन देयर इज ए नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? जल्दी बताओ पूरी क्लास। क्वेश्चन 1 मिनट, रुको रुको रुको, जितेश रुको, मयूरी बोलेगी। सर एक बार MCQ क्वेश्चन बोल दो. मैंने पूछा है, व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट? जब किसी वस्तु का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने याद कराया है आपको, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। More than elastic. सर अरे दूसरा कोई बच्चा भी, जितेश बोलना चाह रहा था, बताना। Inelastic. ए भगवान, ये गड़बड़ क्यों हो रही है Inelastic. लेस देन इलास्टिक. भैया? ये गड़बड़ क्यों? देखो, जो कराया कम से कम वो तो गड़बड़ ना करो। मैंने अभी एग्जांपल लिया है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। घर में जनरेटर है, इन्वर्टर They're है। perfectly inelastic. ए भाई, ए बाबा, मेरी बात सुन लो पहले। अरे कराया हुआ गड़बड़ क्यों कर रहे हो बच्चों? याद करो, इलेक्ट्रिसिटी, सबके घर में जनरेटर, इन्वर्टर ना भी हो, कैंडल तो सबके घर में। चंदा मामा रात को और सूरज चाचा दिन में सबके घर में आते हैं। अरे यश, आते हैं नहीं आते? आते हैं भैया. आते हैं। उसके बावजूद आप सब बिजली का कनेक्शन लेने के लिए बाउंड हो, और इसका फायदा नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो बिजली डिपार्टमेंट दाम बहुत ज्यादा भी बढ़ा दे तो आप प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। बाउंड टू परचेज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ड्यू टू नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो चेंज इन डिमांड लेस पावरफुल। अरे बोले तो चेंज इन प्राइस ज्यादा पावरफुल है देन द चेंज इन डिमांड। व्हाट इज दिस? इट इज इलास्टिक और इनइलास्टिक? जल्दी बोलो। Inelastic. तो भैया, तुम डिमांड के चैप्टर में ही नंबर कटवा रहे हो, तो मोनोपोली में भी नंबर साथ में जाएंगे। तो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट मोनोपोली में, जिसकी वजह से डिमांड कर्व कैसा, मोनोपोली का डिमांड कर्व याद कर लो, कैसा होता है? जल्दी बोलो। Inelastic. इनइलास्टिक। दूसरी भाषा याद कर लो, लेस देन 1। तीसरी भाषा याद कर लो, मोर स्टीपर टुवर्ड्स द Y-axis. y एक्सिस। और डिमांड कर्व का दूसरा नाम, पूरी क्लास दूसरा नाम, AR curve. AR कर्व या प्राइस लाइन। बताया था, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसे डिमांड कर्व बोलते हैं, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे ही बोलते हैं AR कर्व या प्राइस लाइन। तो याद हो रहा है यहाँ पर प्राइस लाइन और AR कर्व कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, मोर स्टीपर टुवर्ड्स द y एक्सिस। और जब AR घटेगा तो MR ज्यादा तेजी से घटेगा, यानी
अंडर द मोनोपोली MR इज ऑलवेज लेस देन AR। और स्पीड बताई थी, MR की स्पीड AR से क्या होती है? एग्जैक्टली डबल। एग्जैक्टली डबल होती है। अरे जो बात बताई है वही नीचे लिखी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी बताया मैंने क्या होता है? Inelastic. इनइलास्टिक। बोले तो लेस देन 1। और खाली इतना याद नहीं करना, स्लोप याद कर लो डिमांड कर्व की, मोर स्टीपर टुवर्ड्स द Steeper towards y-axis. एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी का ले रहा हूं और रीजन समझाया है, चेंज इन प्राइस मोर पावरफुल देन चेंज इन डिमांड। क्यों? कंज्यूमर बाउंड टू परचेज, मजबूर है। घर में कैंडल है, दिन में सूरज चाचा आते हैं, फिर भी मजबूर है, काम चलेगा ही नहीं, बाउंड टू परचेज। तो चेंज इन प्राइस मोर पावरफुल देन द चेंज इन डिमांड, दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज इन इलास्टिक। और अगली बात सबको याद है, इंडस्ट्री और फर्म में कोई फर्क नहीं है, फर्म इज द प्राइस मेकर। मोनोपोली फर्म खुद प्राइस बना रही है और उसी को एक्सेप्ट कर रही है, मेकर एंड टेकर दोनों फर्म। टाइप ऑफ मोनोपोली का डिस्कशन कर दिया, थोड़ा डिटेल में चल रहा है। लीगल मोनोपोली समझाया था, लीगल मोनोपोली बाय लॉ सरकार क्रिएट कर ली है। हिंदुस्तान में रेलवे की मोनोपोली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोनोपोली है। रेलवे में कोई दूसरा आदमी नहीं है, सिंगल सेलर, इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंसिंग के थ्रू। अरे सामने नजर आ रहा है बच्चे एग्जांपल अभी इलेक्ट्रिसिटी का BSES। अरे मयूरी BSES की फुल फॉर्म बोलना। बॉम्बे सब बॉम्बे बॉम्बे सबर्बन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। हाँ अरे हाँ नहीं बोलना है, बॉम्बे सबवे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। हाँ। खबरदार कल भूलना नहीं, पूछूंगा दोबारा। अरे टेलीफोन की बात कर लेते हैं, दिल्ली और मुंबई में कौन काम करता है? जल्दी बोलो। MTNL. MTNL की फुल फॉर्म बताओ। अरे हे भगवान, MTNL की फुल फॉर्म मांग रहा हूँ। महानगर टेलीकॉम. टेलीफोन निगम लिमिटेड। दोबारा बोलो। महानगर टेलीकॉम लिमिटेड. अरे महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 शहरों में है, दिल्ली एंड मुंबई। मयूरी रिपीट करो जरा जल्दी से। महानगर टेलीफोन नेटवर्क लिमिटेड है। अरे भैया ये गड़बड़। यश मैं निगम बोल रहा हूँ या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड? रिपीट यश बाबा। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। पूरे हिंदुस्तान में 2 ही जगह है, दिल्ली और मुंबई। भारत सरकार का डिपार्टमेंट है। और रेस्ट ऑफ इंडिया में, रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या चलता है? BSNL। फुल फॉर्म बोलो जल्दी से। BSNL भारत संचार नगर लिमिटेड. लिमिटेड। मयूरी बोलना BSNL। भारत संचार नगर लिमिटेड। अरे नगर नहीं है, नगम। हाँ निगम। ये गड़बड़ क्यों हो रही है आज मयूरी? सर वो ना थोड़ा शायद ना नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है तो बीच में कट जाता है, तो अरे आज भाई क्यों नहीं आया क्लास में? सर नहीं पता। अच्छा ठीक है। तो BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, MTNL अरे फुल फॉर्म याद कर लो। MTNL दिल्ली और मुंबई। अरे मोनोपोली पावर क्रिएट हो रही है ना, सरकार कह रही है और कहीं भेजेंगे ही नहीं। और रेस्ट ऑफ इंडिया में BSNL। अब तो कॉम्पिटिटर आ गए इतने सारे, और रिलायंस ने तो सबकी हवा निकाल दी। अरे रिलायंस की, अरे जियो बोल, समझ में आ रहा है? जियो। हाँ भैया। हाँ तो आजकल घाटे में चल रहा है MTNL और BSNL दोनों ही, बंद होने की तैयारी चल रही है। डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार कोई खरीदार मिल जाए बेच देगी सरकार। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा था, मैं कह रहा था रेलवे में मोनोपोली है, सरकार के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं है। मालूम है यश? रेलवे। हाँ भैया। वैसे तो आपकी बुक में नहीं है, बताने के लिए बहुत कुछ है। कोंकण रेलवे नाम सुना है कभी? हिंदुस्तान का जो रेलवे नेटवर्क सबसे बढ़िया, सबसे एडवांस, फॉरेन कंट्री के लेवल पर काम कर रहा है। अरे अलग अलग जोन है, नॉर्दर्न रेलवे। अरे समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ भैया। तो ऐसी कोंकण रेलवे सबसे एडवांस है। कौन सा रेलवे? बोला नहीं आपने, मैंने क्या बोला है? कोंकण रेलवे। तो वो चर्चा यहाँ आपकी बुक में नहीं है, तो उसकी बात नहीं कर रहे, पेपर में नहीं आएगी। रॉ मटेरियल के लिए मैंने एग्जांपल लिया था बच्चों। अरे डीबीएस, जल्दी बोलो क्या एग्जांपल? डीबीएस कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका, मेजॉरिटी ऑफ रॉ मटेरियल का कब्जा कर रखा कंपनी ने, तो मोनोपोली पावर बन गई।
हिंदू, अरे बॉक्साइट से क्या निकलता है जल्दी बताओ, बॉक्साइट से, बॉक्साइट इज द ओर ऑफ, अरे कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट होता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट होता है बॉक्साइट से। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग कंपनी भारत सरकार की थी, जिसे सरकार ने बेचा। अरे जल्दी बोलो, बाल्को। फुल फॉर्म बोलो बाल्को का। भारत एल्यूमिनियम। भारत एल्यूमिनियम, बोलो, या कॉरपोरेशन, हाँ भारत। कॉरपोरेशन। भारत सरकार ने बाल्को बेच दिया, लेकिन भारत सरकार के पास एक और कंपनी है जहां पर एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन होता है, उसे बोलते हैं नैल्को। क्या बोलते हैं सुरेंद्र, क्या बोला मैंने? Malco. नैल्को की फुल फॉर्म बोलो। नेशनल National Aluminium Corp. एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। अरे बाल्को किसको बेचा था जिस इन्वेस्टमेंट में, कंपनी का नाम बताओ। यश, स्टरलाइट। अरे कौन सी कंपनी को बेचा है बच्चे? स्टरलाइट। स्टरलाइट। आगे चलते हैं। नेचुरल मोनोपोली बच्चों, लता मंगेशकर जो गाना गाए, तो गला ही ऐसा है, नेचुरल मोनोपोली। बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ भैया। अरे हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां से हम रॉकेट छोड़ सकते हैं, ग्रेविटेशनल पुल सबसे कम है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा रफ्तार से कोई भी चीज हवा में फेंको तो वापस नहीं आएगी और वो हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएगी। हिंदुस्तान में वो जगह है, और ये हमारी वजह से नहीं है, पूरी दुनिया में गिनती की कुछ जगह हैं। तो ये क्या हो गया? नेचुरल मोनोपोली। बता सकते हो मुझे कहां पर है ये जगह जहां से हम रॉकेट भेजते हैं ऊपर हवा में? पाकिस्तान में जगह नहीं है, चाइना में ऐसी कोई जगह नहीं है, बांग्लादेश में ऐसी कोई जगह नहीं है। ये केरला साइड आई थी। ए भाई विशाखापट्टनम। स्टेट का नाम बताओ। स्टेट का हैदराबाद। नाम आंध्र प्रदेश, जगह का नाम श्री हरिकोटा। जल्दी बोलो क्या बोला मैंने? अरे जहां से हम अपने रॉकेट्स भेजते हैं, रॉकेट आसान भाषा है, टेक्निकल लेवल है एसएलवी। एसएलवी बोले तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, जहां से आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजे जाते हैं 900 किलोमीटर की ऑर्बिट पर। हिंदुस्तान के पास ऐसी जगह है, जगह का नाम श्री हरिकोटा। कौन सी स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं किसका? नेचुरल मोनोपोली। हमने पूरी दुनिया में अभी रिसेंटली अपना एक ऐसा रॉकेट भेजा जिसमें 100 से ज्यादा सैटेलाइट हवा में फेंके हैं हमने, 100 से ज्यादा। पूरी दुनिया का रिकॉर्ड बना दिया, सबसे ज्यादा सैटेलाइट एक ही रॉकेट के द्वारा हमने भेजे। बहुत सारे सैटेलाइट दूसरी कंट्रियों के थे, उनसे पैसा लिया हमने, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। नेचुरल मोनोपोली। सुरेंद्र बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। अरे इसरो की फुल, ये श्री हरिकोटा से कौन भेजता है सैटेलाइट? इसरो। फुल फॉर्म बता दो, जल्दी से चल रहा है। इंडियन स्पेस Space रिसर्च Research ऑर्गेनाइजेशन। बढ़िया। तो पेटेंट्स आपको मालूम है, पेटेंट्स को मैंने थोड़ा बेटर बताया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसमें पेटेंट के अलावा कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स आप रजिस्टर्ड करा लो, एक बार गुडविल बन जाए, जो मर्जी कीमत पर बेचो, लोग कहेंगे नाम ही काफी है। डिमांड कर्व की बात कर रहा हूं, अभी याद करा चुका हूं। बिकॉज ऑफ नो क्लोज सब्सिट्यूट्स। डायग्राम पर आ जाते हैं, सीधा सीधा डायग्राम पर आ जाते हैं। आपने याद करा है, अरे मोनोपोली क्या करता है? अरे एक शब्द अपने बचपन में याद करा था, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। याद कराना चाहूंगा, पूरी क्लास कौन बोलेगा? पहले मैं बोलता हूं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ फीचर ऑफ मोनोपोली इन विच सेम फर्म सोल्ड same product to different group of people at different price and always succeed, known as कीमत विभेद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मयूरी रिपीट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। same firm मैं sold. मैं दोबारा बोल रहा हूँ। मोनो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द फीचर ऑफ मोनोपोली इन विच single firm sold same commodity to different group of people at different price and always succeed. Price discrimination is the feature of monopoly in which single seller sell same product to different person at different level of prices and always succeed. अरे सक्सीड क्यों हो रहा है? कंज्यूमर, अरे इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले लेता हूँ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को समझाने के लिए। बिजली डिपार्टमेंट सेम प्रोडक्ट बेच रहा है अलग अलग लोगों को अलग अलग दामों पर।
सुरेंद्र समझ में आ रहा है? कॉमर्शियल चार्जेस डिफरेंट, रेजिडेंशियल चार्जेस डिफरेंट, और किसानों के लिए चार्जेस एक और होते हैं, 3 चार्जेस हैं अलग अलग। और क्लियर है सुरेंद्र? हाँ भैया। Same product sold to different group of people at different price and always succeed because consumer bound to purchase। अरे किसान को सबसे सस्ता मिल रहा है, उसको प्रॉब्लम नहीं है। घर इज ए मैटर ऑफ कंफर्ट, तो और ज़्यादा पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। और जितने घर बनाने वाले हैं उन सबको मालूम है, अगर कंफर्टेबल चाहिए, कंफर्टनेस चाहिए, तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा बिजली के लिए। और बिजनेसमैन को मालूम है, उन्होंने 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे बिजनेस करना है, फैक्ट्री चलानी है। 50 वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी अगर चली गई तो भैया करोड़ों रुपए की मशीनें, वर्कर की सैलरी, अरे डेप्रिसिएशन चल रही है डे बाय डे, और वर्कर की सैलरी पे करनी है, नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, बाउंड टू परचेज। इस बात का फायदा उठा के इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस अलग अलग रखे जा रहे हैं। जो जितना ज़्यादा पे कर सकता है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट दे सकता है, सबसे ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है। सबसे कम एग्रीकल्चरिस्ट दे सकता है, सबसे कम चार्ज किया जा रहा है। लोगों की कैपेसिटी पोटेंशियल को देखकर चार्ज किया जा रहा है। एंड ऑलवेज सक्सीड बिकॉज कंज्यूमर बाउंड टू परचेज। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, नॉर्मली मोर क्वांटिटी सोल्ड एट लेस प्राइस एंड लेस क्वांटिटी सोल्ड एट हायर प्राइस। बोले तो अरे ज्यादा कम कीमत पर कम ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा है। व्हाट इज दिस? प्राइस लाइन और डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। मयूरी याद हो गया डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग? यस सर। पहली बात तो याद कर लो ए आर कर्व कैसा है। ए आर कर्व को मैं डिमांड कर्व बोल रहा हूँ। पहला फीचर याद कर लो डाउनवर्ड स्लोपिंग, दूसरा फीचर याद कर लो इन इलास्टिक। डाउनवर्ड स्लोपिंग बोले तो मोर क्वांटिटी सोल्ड एट लेस प्राइस एंड लेस क्वांटिटी सोल्ड एट हायर प्राइस। यश याद हो गया? हाँ भैया। दूसरी बात याद कर लो डिमांड कर्व अंडर द मोनोपोली ऑलवेज इन इलास्टिक। बोले तो लेस देन 1, बोले तो मोर स्टीपर टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। क्यों? बिकॉज ऑफ, कारण याद कर लो, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। अभी समझाया सबको, याद हो गया? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट जिसका इफेक्ट है कंज्यूमर बाउंड टू परचेज। जब ये बात, अरे एग्जाम्पल नंबर 2 चेंज कर लो, कोई कहे बिजली के एग्जाम्पल चल रहे हैं, रेलवे, क्या बदमाशी चलती है। सिंगल सेलर है, अलग अलग लोगों से अलग अलग चार्ज। सीनियर सिटीजन 50%, अरे पता ही नहीं पता, सीनियर सिटीजन सीधा कंसेशन आ जाता है, वही टिकट, सीट पूरी मिल रही है, दाम अलग है। दूसरा आदमी जो सीनियर सिटीजन नहीं है, अरे सीनियर सिटीजन का मतलब Above 60 या 65 पूरी क्लास? 60 से 60 इक्वल हो गया और अबव। हाँ 60 और 60 से अबव सीनियर सिटीजन, तो आधी टिकट लगती है। मतलब आधी टिकट का मतलब पैसे कम चार्ज किए जा रहे हैं, सीट पूरी मिलती है। और एक और है यहाँ पर, देखो क्या बदमाशी चल रही है। 18 साल, अरे नहीं 18 साल नहीं, रेलवे की टिकट का कौन बताएगा, वो छोटे बच्चे 8 to 10 years 10 years सबको नहीं, जितना मर्जी नहीं, 8 से 10 साल है शायद कुंदन। यस सर। 8 से 10 साल, तो वो क्या होता है, मेरे ख्याल आधे पैसे लगते हैं और सीट भी आधी, ऐसा कुछ चक्कर होता है। पता नहीं सर आगे। और अगर 8 साल से कम है तो सीट कोई नहीं मिल रही और शायद पैसे भी नहीं लगते, ऐसा ही है कुंदन? यस सर, पैसे नहीं लगते। पैसे भी नहीं लगते लेकिन सीट भी नहीं मिलती। लेकिन वो, अरे कहते हैं ना, अरे पेरेंट्स के साथ बैठेगा, अरे समझ में आ रहा है, बाकी बच्चे आर्यन। हाँ भैया। तो बदमाश सिंगल सेलर है, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। सेम प्रोडक्ट सोल्ड टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। अरे इसमें बहुत सारी बातें नहीं कर रहे। यहाँ पर मिलिट्री वालों को अलग चार्ज, फ्री में सर्विस देते हैं कि आपसे कोई टिकट नहीं लेंगे। अरे वो वापस होम टाउन, मिलिट्री वाले हर साल होम टाउन जाते हैं महीने 2 महीने के लिए, तो बिना टिकट के ट्रैवल कर सकते, मतलब उन्हें सरकार की तरफ से ऐसा होता है, रिलैक्सेशन मिलता है। गवर्नमेंट पोस्ट वालों को मिलता है रिलैक्सेशन कि उन्हें ये टिकटें मिलेंगी, विदाउट एनी चार्ज वो ट्रैवल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है यश? हाँ भैया। डीडीए के बाद दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल को सेम प्लॉट अलग अलग रेटों में बेच रहा है। कैटेगरीज बना दी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जर्नल सेक्शन, और ये डिफेंस वाले हैं, इन सब के लिए अलग अलग रेट, सेम प्लॉट ऑफ लैंड का। तो एक सबके एग्जांपल चल रहे हैं। डिमांड कर्व क्या है बच्चों? इन इलास्टिक। क्यों? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कंज्यूमर बाउंड टू परचेज। याद हो गया तो आगे चलेंगे। सुरेंद्र? हाँ भैया। अच्छा, यहाँ पर जब ए आर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, दूसरी बात इन इलास्टिक है, तो एम आर क्या होगा? याद कर लो, एम आर इज ऑलवेज लेस देन ए आर। पहली भाषा, एम आर इज ऑलवेज लेस देन ए आर। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एम आर ए आर बराबर है, मोनोपोली में एम आर इज लेस देन ए आर। पोजीशन बदल गई है कंडीशन की, पेपर वाला ठीक कराएगा। यश, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एम आर इज
equal to AR. और मोनोपोली में एमआर इज लेस देन एआर। दूसरी बात, स्पीड ऑफ एमआर एआर के कंपैरिजन में कितनी होती है? डबल। मैंने आपको बचपन में याद कराया था, जब एमआर जीरो, अरे याद करा चुका हूँ परफेक्ट कंपटीशन में, अरे एमआर जीरो होता है तो बताओ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी? अरे जल्दी बोलो, सामने लिखा Equal to 1. इक्वल टू 1। और यहाँ टीआर कैसा होगा बता चुका हूँ मैं, Maximum. मैक्सिमम होगा। पेपर वाला कोई भी बात टिक करा लेगा। इससे ऊपर देखो, पॉइंट मेथड बचपन में याद करा है, यहाँ पर पॉइंट मेथड के अकॉर्डिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी? जल्दी बोलो। More than 1. ऐसी कंडीशन में एमआर क्या है? जब ईपी ग्रेटर देन 1 है तो एमआर क्या है? फॉलिंग बट पॉजिटिव, फॉलिंग बट। Positive. अगला बात याद कर लो, जब पॉइंट मेथड के अकॉर्डिंग इन इलास्टिक है, अरे इन इलास्टिक समझ रहे हो, लेस देन 1, तो एमआर क्या है? नेगेटिव। एमआर नेगेटिव, याद हो गया? हाँ भैया। और एमआर नेगेटिव है तो टीआर क्या होगा? पूरी क्लास टीआर Decrease. फॉलिंग। फॉलिंग। फॉलिंग याद कर लो, वो टिक कराने वाला है ट्रू फॉल्स। एमआर एआर और टीआर की घटना अंडर द कंडीशन व्हेन प्राइस स्टार्ट्स फॉलिंग और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एआर एमआर को लेकर मैंने सारी बातें बोल दी बच्चों। याद रखना, एआर कभी भी एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा, जबकि एमआर हम एक्स एक्सिस को काटने के बाद नेगेटिव पर भी लेके जाते हैं। ये सबको क्लियर हो गया? हाँ भैया। अब हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का टॉपिक शुरू हो रहा है। सबको मालूम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम बोले तो सेटलमेंट ऑफ, जल्दी बताओ कौन कौन सी चीजों का सेटलमेंट? सेटलमेंट ऑफ सबसे पहले आउटपुट, प्राइस, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। कॉस्ट एंड प्रॉफिट। शॉर्ट पीरियड में वही चार डायग्राम। अब नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस विद कंटिन्यू, लॉस विद डिसकंटिन्यू। सिर्फ डायग्राम बदल रहे हैं, थ्योरी एज इट इज, कंडीशन एज इट इज कॉपी होनी है जो मैंने आपको बचपन में याद कराई है। सिर्फ डायग्राम बदल रहे हैं और अब आप सीधा डायग्राम देख पाओगे, समझ पाओगे। और डायग्राम भी किस वजह से बदल रहे हैं? ड्यू टू पोजीशन ऑफ रेवेन्यू। अरे रेवेन्यू कर मार्केट की पोजीशन के बदलने से बदलते हैं। तो रेवेन्यू में बस आपने याद कर लिया, एआर कर्व कैसा बनेगा? इन इलास्टिक। अरे इन इलास्टिक समझ में आ रहा है? एमआर एग्जैक्ट उसका आधा। एआर एमआर के अलावा आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में और कुछ चाहिए ही नहीं। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में इससे ही बात बन जाएगी। एआर एमआर जब हमने पीछे परफेक्ट कंपटीशन में बनाए थे, दोनों इक्वल थे पैरेलल टू एक्स एक्सिस अंडर द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। आपने याद करा है, बिकॉज प्राइस रिमेंस कांस्टेंट। यहाँ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। एआर आपको याद है डाउनवर्ड स्लोपिंग इन इलास्टिक, एमआर उसका एग्जैक्ट आधा, डबल स्पीड से भाग रहा है। तो बस उस बात को फॉलो करते हुए डायग्राम, सिर्फ डायग्राम में आपको बना के दिखा रहा हूं जिसकी पोजीशन बदल रही है। थ्योरी आपको याद है डिट्टो एज इट इज। डायग्राम सामने बच्चों ध्यान रखना, मैं एक ही डायग्राम में वो चारों बातें आपकी दिखाऊंगा, ध्यान से समझ लेना बच्चों। एआर एमआर मैंने चारों डायग्राम अब बनाने नहीं है, सिर्फ आप बात देख लो। एआर एमआर, सुरेंद्र सामने बात विजिबल हो रही है? एआर एमआर भैया 4 बार आप एज इट इज बना लोगे, बुक में बना हुआ है सारा, ऐसे ही बना लोगे। एआर एमआर ये कभी भी, अरे अकॉर्डिंग टू मोनोपोली एआर एमआर डाउनवर्ड स्लोपिंग, एआर कैसा है? इनइलास्टिक। ध्यान रखना, कॉस्ट के कंसेप्ट कभी बदलते नहीं है। शॉर्ट पीरियड में एक बार पहले एवरेज कॉस्ट बनानी है, एक बार जो एवरेज कॉस्ट बनाओगे वो कैसे बनाओगे? मैं यहाँ कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ। एक बार ए आर को इंटरसेक्ट करेगा, ये इंटरसेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है लेफ्ट साइड में, मैं मिटा रहा हूँ। ये समझ में आ गया? एक बार इंटरसेक्टिंग, एक बार टेंजेंशियल और 2 बार ओवर एंड अबव। अरे घाटे में 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तो दोनों में कॉमन था जो एवरेज कॉस्ट है वो ओवर एंड अबव द प्राइस लाइन। अरे समझ में आ रहा है? हाँ भैया। हाँ भैया। सबकी बुक में डायग्राम बना हुआ है, सिर्फ बात समझ लो। एवरेज कॉस्ट देखो सामने जो नॉर्मल प्रॉफिट का है, क्या है वहां? ए आर से इंटरसेक्टिंग हो रहा है। मैं यहाँ टेंजेंशियल दिखा दूं बच्चों, कटोरा सीधा रखना। जब कटोरा सीधा रखोगे तो ए आर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, गिरते हुए टच करेगा कि मिनिमम पर टच करेगा? पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अरे बोलते ही नहीं हो, सीधा गिरते हुए। ये मैंने एवरेज कॉस्ट बना दिया। अरे अब नॉर्मल प्रॉफिट में क्या है? इंटरसेक्टिंग। टेंजेंशियल में नॉर्मल प्रॉफिट, और ओवर एंड अबव बनाऊंगा तो क्या आएगा? लॉस। क्या लॉस बुक होगा बच्चों? क्लियर है? ये समझ में आ गया इतना? हाँ भैया। नॉर्मल प्रॉफिट वाला डायग्राम यहाँ ड्रॉ करना चाह रहा हूं, सबसे बढ़िया सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट वाला डायग्राम है। ये एमसी बना रहा हूं मैं, ये एमसी।
तीसरी पॉसिबिलिटी आपको मालूम है, बस एवरेज कॉस्ट ओवर एंड अबव द AR। अब आप सबको मालूम है जहां MR MC को काटता है और बढ़ते हुए काटता है, क्या सेटल होता है? जल्दी बोलो बच्चों। आउटपुट का सेटलमेंट। तो देखो, अरे किसी भी एक डायग्राम में देखो MC MR को काट रहा है, आउटपुट का सेटलमेंट हो गया। ये बात समझ में आ गई बच्चों? हाँ भैया। अब इस आउटपुट को देखो, AR पर देखो प्राइस का पता चल रहा है, AC पर देखो कॉस्ट का पता चल रहा है, विच फर्दर लीड्स टू TR एंड TC। मेरे इस डायग्राम में जो मैंने बनाया है TR TC के बराबर है। इट इज पॉसिबिलिटी ऑफ कितना प्रॉफिट हो रहा है? जल्दी बोलो। नॉर्मल प्रॉफिट। पूरी थ्योरी वही है, कंडीशन वही है, कुछ भी नहीं बदल रहा, सिर्फ रेवेन्यू की शेप बदल रही है अकॉर्डिंग टू चेंज इन द मार्केट सिनेरियो। ये क्लियर हो गया सबको सुरेंद्र बाबा? हाँ भैया। तो सारे डायग्राम आप चेक कर पाओगे। अगली क्लास में ये खत्म कराने के बाद मैं मोनोप्ली, अगर ये समझ में आ गया तो बस यही है नया एरिया, तो इससे हम मोनोप्लिस्टिक भी खत्म कर लेंगे। एक बारी ये रिवाइज कर लेना, डायग्राम बुक में बने हुए हैं। ये क्लियर है बच्चों? यश? हाँ भैया। अभी समय की लिमिटेशन, क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल की क्लास